हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धगल बायोलॉजी में। देखिए, हम इस चैनल के ऊपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और हम इस पे बायोलॉजी का सिलेबस अभी करा रहे हैं। आपको बता दूं कि अपन सेकंड ग्रेड साइंस का सिलेबस कर रहे हैं और इसमें सेल बायोलॉजी अपनी यूनिट चल रही है, जिसमें हमने ग्रेजुएशन पोर्शन को स्टार्ट कर दिया है। ग्रेजुएशन पोर्शन की हम बात करें, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो डीएनए रेप्लिकेशन आता है, जिसकी हमने बात कर ली। आपको प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात कर रहे हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसे हिंदी के अंदर अनुलेखन कहा जाता है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाला जा चुका है, अब ये दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक रहने वाला है प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन किस प्रकार से होता है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर किस प्रकार से होता है। बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, वो हमने पहले पार्ट के अंदर देख लिया। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर किस प्रकार से होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यूकैरियोट्स के अंदर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए, जो प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन होता है, फिर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो बेसिकली 3 चरणों में होता है, यानी कि 3 स्टेप के अंदर वो होता है। सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है आरंभन। ठीक है, दूसरा जो चरण आता है वो आता है आपका दीर्घीकरण, और तीसरा जो चरण आता है वो आता है आपका समापन। आरंभन को कहते हैं इनिशिएशन, ठीक है, पहला चरण। दूसरा है दीर्घीकरण, जिसे एलोंगिनेशन कहा जाता है, और तीसरा चरण है समापन, जिसे अपन टर्मिनेशन कहते हैं। इस तरीके से 3 स्टेप के अंदर ये जो है कंप्लीट हो जाता है। अब अपन एक एक स्टेप की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे इनिशिएशन, जिसे अपन आरंभन कहते हैं, और ये होता है टाटा बॉक्स की पहचान, जो कि सिग्मा कारक के द्वारा की जाती है। टाटा बॉक्स होता क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया, फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डीएनए की जो लड़ी होती है, यहाँ पे देखिए, डीएनए की जो लड़ी होती है उसके ऊपर एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट होती है, एक पॉइंट होता है टीएसएस, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। उससे जब हम 10 नाइट्रोजिनस बेस पीछे की तरफ चलेंगे, जिसे अपन अपस्ट्रीम कहते हैं, पीछे की तरफ यदि हम चलेंगे तो वहां पे हमें एक नाइट्रोजिनस बेस यानी कि नाइट्रोजिनस क्षारों का एक पर्टिकुलर क्रम मिलेगा। उस क्रम को क्या कहा जाता है, टाटा बॉक्स कहा जाता है। इन टाटा बॉक्स का अलग अलग नाम है, यूकैरियोट्स में इनको अलग कहते हैं और प्रोकैरियोट्स में इनको अलग कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर इनको पिरिमिनो बॉक्स कहा जाता है। जो क्रम होता है वो देखिए टीए, यानी कि थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन, ये क्रम होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अपन टाटा बॉक्स कहते हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर से पर्टिकुलर पिरिमिनो बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी पहचान करता है सिग्मा फैक्टर एक पाया जाता है, जो कि इसकी पहचान करने में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या होता है कि ये जो सिग्मा फैक्टर क्या है, इसकी सहायता से जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो टाटा बॉक्स पर जुड़ता है। ध्यान रखिएगा कि टाटा बॉक्स पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है वो बन जाएगा, यानी कि संकुल बन जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, इसके अंदर वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि सिग्मा फैक्टर की सहायता से टाटा बॉक्स पर आकर जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 2 चीजें होती हैं, देखना। सबसे पहला होता है होलो एंजाइम और दूसरा होता है कोर एंजाइम। दोनों में फर्क क्या है, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फिर से आप देखिए कि होलो एंजाइम के अंदर सिग्मा होता है, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश चेन होती है, एक अल्फा होता है, दूसरा भी अल्फा होता है, इसे अल्फा डैश एक बार के लिए मान लीजिए, और एक होता है ओमेगा। इसके बाद बात करें कोर एंजाइम के अंदर होता है, तो देखिए बीटा होता है, बीटा डैश होता है, अल्फा अल्फा डैश, और एक होता है ओमेगा। ठीक है, अब देखना दोनों में अंतर क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज की यदि मैं यहाँ पे एक बेसिक आपके सामने स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसमें यदि मैं दिखाना चाहूं तो देखिए ये है बीटा, ये है बीटा डैश, ये इसके क्या है, पोर्शन है, ये है अल्फा, ये है अल्फा डैश, और ये है ओमेगा, ये इसके पोर्शन है। अब यदि इसके अंदर मैं देख रहा हूं कि ओमेगा प्रेजेंट नहीं है, सॉरी ओमेगा क्या, सिग्मा फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कोर एंजाइम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोर एंजाइम। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसको क्या अटैच कर देता हूँ, इसके साथ सिग्मा फैक्टर को अटैच कर देता हूँ। ठीक है, किसको अटैच कर दिया मैंने, सिग्मा फैक्टर को अटैच कर दिया, तो अब ये कोर एंजाइम ना होकर क्या कहलाएगा, ये होलो एंजाइम कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये जाके जुड़ेगी कहां पे, डीएनए पर जाके जुड़ेगी। जब तक इसके पास ये सिग्मा फैक्टर अटैच रहेगा, तो ये जो लॉक है ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा फैक्टर है, सॉरी ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये लॉक हो गया, इसकी वजह से ये क्या है, ये है आपका सिग्मा फैक्टर। ठीक है, जब ये सिग्मा फैक्टर हट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कोर एंजाइम कहलाएगा, और ये कोर एंजाइम जाके कहां पे जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा। सिग्मा फैक्टर अलग होके हेल्प करता है किसमें, इस आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने में। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि सिग्मा फैक्टर यहां से हटेगा, हटने के बाद इसको जुड़वाने में हेल्प करेगा टाटा बॉक्स पर। ठीक है, जब तक ये सिग्मा फैक्टर इसके साथ जुड़ा रहेगा ये लॉक रहेगा, ये खुल नहीं सकता यहाँ से। ठीक, ये जुड़ नहीं सकता। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर जाके जुड़ गया, उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो कोर एंजाइम के अंदर जो बीटा चेन पाई जाती है, ये जो बीटा चेन पाई जाती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करती है। डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है, इनको तोड़ने का काम करती है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा और ये टूटेंगी तो इस तरीके से कुछ क्या निकलेगा, आरएनए निकलेगा।
इसके बाद जो बीटा डैश चेन होती है वो बहुलकीकरण का काम करती है, यानी कि आरएनए के साथ जो न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे उनको जोड़ने का काम करेगी और मल्टीप्लिकेशन उनका किया जाएगा। इसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके जुड़ने के बाद आरंभन संकुल, आरंभन संकुल को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसका निर्माण होने लग जाता है। और जब इसका निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो ये टीएसएस की ओर गति करता है। टीएसएस क्या है? तो टीएसएस है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट, यानी कि आप एक बार समझना इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना है। इससे 10 नाइट्रोजिनस बेस पीछे की तरफ ये काम चल रहा है किसका? आरंभन संकुल बनने का। यहाँ से आरंभन संकुल बना और बनने के बाद ये इधर की तरफ आएगा, यानी कि टीएसएस की तरफ आएगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता चलेगा और कुछ इस तरीके से प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है, जैसे ही 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे अनुलेखन क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड जुड़े यानी कि आरएनए बनना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। देखना ये डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसमें यदि हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो अपस्ट्रीम कहलाता है जो कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चलेंगे तो ये डीएस कहलाता है यानी कि डाउनस्ट्रीम कहलाता है जो कि पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टाटा बॉक्स की तरफ जिसे अपन प्रिवनो बॉक्स कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस बेस का क्रम होता है जिसे टी कहते हैं। इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और एक सिग्मा फैक्टर आके जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या बन गया? ये आरंभन संकुल बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टीएसएस की तरफ गति करेगा, इधर की तरफ ये गति करता हुआ चलेगा और जैसे ही आरंभन संकुल का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और ये टीएसएस की ओर गति करना प्रारंभ कर देगा और 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड जैसे जुड़ जाएंगे तो अनुलेखन क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा, इनिशिएशन उसका हो जाएगा, यानी कि वो इनिशिएट हो जाएगा। दूसरा देखना, इसके बाद दूसरा स्टेप आता है एलोंगिनेशन, जिसे इंग्लिश के अंदर हिंदी के अंदर कहते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का मतलब होता है एलोंग होना, यानी कि लंबा होना, उसका बड़ा होना। ठीक है, एमआरएनए जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था टीएसएस से, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है ये आरएनए पॉलीमरेजेस के साथ, ये जो कॉम्प्लेक्स था जिसे अपन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कह रहे थे या फिर आरएनए संकुल कह रहे थे, ये टीएसएस को क्रॉस करके आगे बढ़ता चल रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते थे उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता हुआ चल रहा है। कौन सी चेन ब्रेक कर रही है? तो आपको पता होना चाहिए बीटा चेन उनको ब्रेक करती हुई चल रही है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये एमआरएनए क्या हो रहा है? फॉर्मेशन होता जा रहा है। दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण आएगा जिसे अपन कहते हैं समापन और इंग्लिश के अंदर जिसे कहा जाता है टर्मिनेशन। जैसे ही ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे की तरफ गति करता हुआ चलेगा तो एक जगह पर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका रुकना होगा, इसको रुकना होगा और ये जो एमआरएनए है इसको अलग होना होगा। ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं या फिर उस स्टेज को कहते हैं समापन या फिर टर्मिनेशन उसे कहते हैं। तो देखना वहां पे एक फैक्टर काम करता है जिस फैक्टर को कहते हैं रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? ये रो फैक्टर है। ठीक है, ये रो फैक्टर क्या करता है? इस क्रिया को रोक देता है। ध्यान कैसे करेंगे? तो देखिए रो रोकना, ठीक है, यानी कि रो फैक्टर क्या कर देता है? इसको समाप्त कर देता है और इस क्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। ये आरएनए ट्रांसलेशन के लिए तैयार है। ये जो एमआरएनए बना है ये एमआरएनए अब क्या करेगा? ट्रांसलेशन के लिए तैयार है, यानी कि अनुवादन के लिए तैयार है और इससे आगे चल के क्या बनेगी? प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। एक सिद्धांत तो ये बताता है कि यहाँ पे जाके कोई रो फैक्टर आएगा और वो रो फैक्टर क्या करेगा कि इसको रोकने का काम करेगा। लेकिन एक अन्य सिद्धांत क्या बताता है कि यूए का क्षार क्रम उपस्थित होता है। यानी कि अन्य सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी रो फैक्टर वहां पे नहीं होता, एक यूरेसिल और एडेनिन, यूरेसिल और एडेनिन का एक बेसिक या फिर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर क्षार क्रम होता है, बेस क्रम होता है जो कि वहां पे उपस्थित होता है और ये लूप का निर्माण करते ही इस क्रिया को रोकने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे लूप का फॉर्मेशन हो जाता है और ये क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे ही ये क्रिया रुकेगी इस एमआरएनए को क्या कर लिया जाएगा? अलग कर लिया जाएगा और ये एमआरएनए क्या हो जाएगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ही सिंपली वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इस सिंपली तरीके से ही, इस सिंपल वे में ही ये प्रोकैरियोट्स के अंदर हो जाता है। लेकिन हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें इतना सिंपल नहीं है इसे ट्रांसक्रिप्शन को समझना और ना ही इतना ट्रांसक्रिप्शन वो इजी होता है। अब आपको करना क्या है? यहाँ मैंने समझा दिया, नोट्स आपने बना लिए, मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको लिखा दिए जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो वहां पे आपको एनिमेशन की वीडियो आ जाएगी। आप जब एनिमेशन देखेंगे तो यहाँ से आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी पढ़ने के बाद आप उस एनिमेशन को जाके समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें होती कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन बना के समझाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन आप समझोगे तो एनिमेशन से आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने बात की प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप यदि पसंद कर रहे हैं तो लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके वीडियो में हमें मोटिवेशन दें, जिससे मैं आपको और आगे से वीडियो अच्छी से अच्छी लाके दे सकूं। इसके अलावा आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। कोई भी आपका ऐसा दोस्त है जो सेकंड गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, मैं आपको पूरा ग्रेजुएशन तक का टच करा रहा हूँ, रीवन आपको CSIR नेट तक का मैं यहाँ पे टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।